हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। और आज के वीडियो में हम लोग देख रहे हैं दिस कीवर्ड। तो दिस कीवर्ड क्या होता है जावास्क्रिप्ट में और दिस को कैसे समझा जाए। तो सबसे पहले हम लोग W3 स्कूल क्या कहता है दिस कीवर्ड के बारे में उसको देखते हैं। तो व्हाट इज दिस अकॉर्डिंग टू W3 स्कूल्स इन जावास्क्रिप्ट? दिस कीवर्ड रेफर टू एन ऑब्जेक्ट। तो जो पहली लाइन है वो कह रही है कि जावास्क्रिप्ट के अंदर जो दिस कीवर्ड है वो एक ऑब्जेक्ट को रेफर करता है। Which object depend on how this is being invoked? कौन से ऑब्जेक्ट को रेफर करता है? ये डिपेंड करता है हमने दिस को किस तरीके से यूज या कॉल किया है। अगली जो लाइन है वो कह रही है that this keyword refer to different object depend on how it is used। यानी कि एक जो दिस कीवर्ड है वो एक से ज़्यादा ऑब्जेक्ट को रेफर कर सकता है या पॉइंट कर सकता है, डिपेंड करता है हम लोग दिस को किस तरीके से यूज़ कर रहे हैं। तो कीवर्ड के बारे में अब तक हम लोगों ने यही पढ़ा है कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर एक कीवर्ड की वैल्यू प्री डिफाइंड होती है, यानी कि कंपाइलर को पहले से पता होता है कि जब भी एक कीवर्ड आ रहा है, फॉर एग्जांपल अगर इफ़ आ रहा है या फिर एल्स आ रहा है, ये सारे कीवर्ड्स हैं। अगर ये कीवर्ड उसको कंपाइलर को कहीं पे भी मिलता है तो उसकी एक पर्टिकुलर वैल्यू कंपाइलर को ऑलरेडी पता होती है। लेकिन दिस के केस में ये थोड़ा सा अलग है। दिस कीवर्ड है लेकिन उसके बावजूद इसकी जो वैल्यू है वो फिक्स नहीं है। जैसा कि अभी हमने देखा कि दिस एक से ज़्यादा ऑब्जेक्ट को रेफ़र कर सकता है और ये पूरी तरीके से डिपेंड करता है आप दिस को कैसे यूज़ करते हो। यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स हैं 1 2 3 4 5 6, कुछ 6 एग्जांपल्स देके रखें जो कि बताते हैं आप दिस को कहाँ कहाँ और किस किस तरीके से यूज़ कर सकते हो। तो पहली जो लाइन यहाँ पे लिखी हुई है, इन एन ऑब्जेक्ट मेथड दिस रेफर टू एन ऑब्जेक्ट। इसको हम लोग प्रैक्टिकल करके देखते हैं। तो मैं आ गया हूँ हमारे कोड में। तो मैं आपको दो स्पेशल रूल समझाता हूँ। इन दो स्पेशल रूल्स को बस आप याद कर लीजिए और आपको दिस से रिलेटेड कभी कोई इशू नहीं होगा। तो हमारा जो पहला रूल है वो क्या कहता है, अगर हम लोग किसी मेथड के अंदर दिस कीवर्ड को यूज़ कर रहे हैं तो इस केस में दिस की जो वैल्यू होगी वो होगी वही ऑब्जेक्ट जिसके अंदर मेथड क्रिएट किया गया है। जैसा कि हमने पिछले वीडियोस में देखा था कि हम लोग मेथड किसी फंक्शन को तब बोलते हैं जब वो मेथड या वो फंक्शन किसी ऑब्जेक्ट के अंदर हो। यानी कि एक ऑब्जेक्ट मैंने बनाया और उस ऑब्जेक्ट के अंदर अगर मैंने कोई एक फंक्शन क्रिएट कर दिया तो इस फंक्शन को अब नॉर्मल फंक्शन ना कह के हम बोलते हैं एक मेथड। तो अगर हम लोग अब दिस कीवर्ड को इस मेथड के अंदर console.log करके इसकी वैल्यू चेक करेंगे तो हम लोगों को क्या मिलेगा, हम लोगों को मिलेगा कि हमारा जो दिस कीवर्ड है वो इस पूरे ऑब्जेक्ट को रेफर कर रहा है। तो ये हो गया हमारा रूल नंबर 1। अगर हम लोग दिस को मेथड के अंदर यूज़ करें तो दिस हमेशा उस ऑब्जेक्ट को रेफर करेगा। इसको आगे हम लोग अच्छे से देखेंगे। दूसरा रूल पहले हम लोग देख लेते हैं। अगर हम लोग फंक्शन के अंदर दिस को यूज़ कर रहे हैं या फिर आप बोल सकते हो आउटसाइड ऑफ द मेथड अगर आप दिस को यूज़ कर रहे हो तो इस केस में जो दिस की वैल्यू होगी वो होती है ग्लोबल। और ब्राउज़र के अंदर अगर आप ये करते हो, कोड लिखते हो, तो ब्राउज़र में जो ग्लोबल ऑब्जेक्ट होता है वो होता है हमारा विंडो ऑब्जेक्ट। अगर आप नोड जैसे एनवायरनमेंट में कर रहे हो तो इस केस में अगर आप नोड एनवायरनमेंट में दिस को यूज़ कर रहे हो तो इस केस में जो ग्लोबल ऑब्जेक्ट होता है वो होता है ग्लोबल। तो ये दो इंपॉर्टेंट कंडीशन है जिनको आपको ध्यान में रखना होगा। दिस को अगर हम लोग किसी मेथड के अंदर यूज़ करते हैं तो दिस हमेशा उस ऑब्जेक्ट को पॉइंट करेगा। अगर हम लोग किसी फंक्शन में दिस को यूज़ करते हैं तो दिस हमेशा एक ग्लोबल ऑब्जेक्ट जिसको हम लोग बोलते हैं ब्राउज़र के अंदर विंडोज़ और नोट के अंदर ग्लोबल ऑब्जेक्ट को पॉइंट करेगा। आइए पहला पॉइंट को हम लोग एक प्रैक्टिकल एग्जांपल लेकर समझते हैं। मैं क्या कर रहा हूँ, मैं सबसे पहले एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेता हूँ। ये हमारा ऑब्जेक्ट लिटरल सिंटेक्स है जिसके थ्रू हम लोग ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं। इस ऑब्जेक्ट की मैं एक प्रॉपर्टी नेम डिफाइन कर देता हूँ, इसका नाम होगा ए। और दूसरी प्रॉपर्टी एक फंक्शन होगा, मैं इसका नाम दे देता हूँ फंक्शन1 एंड दिस वुड बी अ फंक्शन। और इस फंक्शन के अंदर मैं console एक ब्रैकेट में सो गया है, ओके, यहाँ पे मैं लिखता हूँ console.log और दिस। तो मैं चाहता हूँ कि मैं दिस को अगर किसी मेथड के अंदर यूज़ कर रहा हूँ तो उसकी वैल्यू क्या होगी ये मुझे देखना है। मैंने एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया है और इस ऑब्जेक्ट का नाम है ए। चलिए इसको प्रिंट करा के देखते हैं। अगर मुझे एक ऑब्जेक्ट के अंदर के फंक्शन को कॉल कराना है या यूज़ करना है तो मैं लिखूँगा ए डॉट फंक्शन1 और फंक्शन कॉलिंग यूजिंग पैरेंथेसिस। इसको हम लोग लाइव सर्वर में ओपन कर चुके हैं। तो मैं हमारे पोर्ट नंबर लोकल होस्ट पे 5500 हमारी जो एप्लीकेशन रन हो रही है उस पर जाता हूँ और कंसोल को मैं एक बार ओपन कर लेता हूँ। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि हमारा जो दिस है
या जो ये कंसोल लॉग है ये हमको दे रहा है एक ऑब्जेक्ट। अगर इसको मैं एक्सपेंड करूं तो आप यहाँ देख सकते हो ये ऑब्जेक्ट हमारा वही ऑब्जेक्ट है जिसके अंदर हम लोगों ने दिस को कंसोल किया है, यानी कि ऑब्जेक्ट ए। सिमिलरली अगर मैं एक ऑब्जेक्ट और बनाऊं बी, और इस ऑब्जेक्ट के अंदर भी मैं नेम एक प्रॉपर्टी डाल दूं, इसका नाम होगा बी, यहाँ पे सेमी कॉलन नहीं आएगा, आएगा कॉलन, कॉमा, इसके अंदर भी मैं एक फंक्शन बनाऊं फंक्शन 2, और इस फंक्शन को मैं एक फंक्शन डिक्लेयर करूं, और यहाँ पर अगर मैं कंसोल लॉग लगाऊं console.log दिस, और ए की जगह अगर हम लोग बी को यूज़ करें और बी के फंक्शन 2 को कॉल करें, सेव करते हैं और देखते हैं बी डॉट फंक्शन 2 इज़ नॉट अ फंक्शन बोल रहा है हमको, बी डॉट फंक्शन 2 इज़ नॉट अ फंक्शन क्यों बोल रहा है, लेट्स सी func2, इसको मैं यहाँ से क्लोज करता हूँ, वापस से इसको लिखते हैं बी डॉट फंक्शन 2 एंड फंक्शन कॉलिंग, और यहाँ पे हम लोगों को दिख रहा है हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो इस कंडीशन में आ रहा है बी। यानी कि इससे हमने क्या समझा, हमारा जो दिस कीवर्ड होता है अगर वो किसी मेथड के अंदर कॉल हो रहा है तो वो दिस कीवर्ड हमेशा उस ऑब्जेक्ट को यानी अपने ऑब्जेक्ट को पॉइंट करेगा। आई होप ये बात आपको यहाँ से क्लियर हो गई होगी। वहीं अगर मैं दिस को किसी नॉर्मल स्टैंड अलोन फंक्शन के अंदर यूज़ करता हूँ, उस केस में क्या होगा वो देखते हैं। तो मैं एक फंक्शन बना लेता हूँ, ये फंक्शन हमारा एक स्टैंड अलोन फंक्शन है, मैं इसका नाम दे देता हूँ स्टैंड अलोन फंक्शन, और इस फंक्शन के अंदर अगर हम लोग कंसोल डॉट लॉग करें दिस की वैल्यू, और इस फंक्शन को मैं कॉल करा लेता हूँ, इसका नाम है स्टैंड अलोन फंक्शन सेमी कॉलन, और यहाँ पे देखते हैं इस कंडीशन में जब हमने एक स्टैंड अलोन फंक्शन, जो कि स्टैंड अलोन फंक्शन क्यों, क्योंकि ये फंक्शन किसी ऑब्जेक्ट का पार्ट नहीं है इसलिए मैं इसको एक स्टैंड अलोन फंक्शन बोल रहा हूँ। इस कंडीशन में हमारा जो दिस है वो एक ग्लोबल ऑब्जेक्ट को रेफर कर रहा है, और उस ग्लोबल ऑब्जेक्ट को हम लोग विंडोज़ बोलते हैं हमारे ब्राउज़र के अंदर। विंडो एक ग्लोबल ऑब्जेक्ट है, और ग्लोबल ऑब्जेक्ट होने का मतलब ये होता है कि ये आपकी थ्रू आउट दी एप्लीकेशन अवेलेबल रहेगा, आप इसको अपनी पूरी एप्लीकेशन में कहीं पे भी यूज़ कर सकते हैं। इसका कुछ कॉमन एग्जांपल्स आपने यूज़ ज़रूर किए होंगे, जैसे कि हमने देखा है कई बार हम लोग ऑन ब्लर इवेंट लगाते हैं, या फिर ऑन क्लोज इवेंट लगाते हैं, ऑन ड्रैग इवेंट्स, ये सारे ही इवेंट हम लोगों को, ऑन की अप, ये सारे ही इवेंट हम लोगों को एक ग्लोबल ऑब्जेक्ट के अंदर देखने को मिलते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं विंडो ऑब्जेक्ट। तो आई होप यहाँ तक चीज़ें क्लियर होंगी। ये दोनों ही एग्जाम्पल जो मैंने आपको ऊपर दिए थे, ये दोनों ही रूल्स आपको याद रखने हैं। अगर हम लोग किसी मेथड के अंदर दिस को यूज़ करें तो उस केस में हमारा दिस उसी ऑब्जेक्ट को पॉइंट करेगा। अगर हम लोग दिस एक स्टैंड अलोन फंक्शन या एक अकेले फंक्शन या फिर एक फंक्शन भी ना हो, अगर हम लोग यहाँ पे बिना किसी फंक्शन के भी दिस को कंसोल डॉट लॉग कराते हैं, तो इस केस में भी हमारा जो दिस कीवर्ड है वो विंडो ऑब्जेक्ट को ही पॉइंट करेगा। यानी कि दिस कीवर्ड हमेशा हमेशा जब भी किसी एक मेथड के अंदर होगा तब उस ऑब्जेक्ट को, जिस ऑब्जेक्ट के अंदर वो मेथड डिफाइन है, उसको पॉइंट करेगा। अदरवाइज हमारा जो दिस है वो हमेशा एक ग्लोबल ऑब्जेक्ट को पॉइंट करेगा। आई होप ये बात आपको क्लियर होगी। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसके अंदर और क्या केसेस हमको मिलते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि एक ऑब्जेक्ट के अंदर एक मेथड अगर हमने बनाया है तो उस मेथड के अंदर दिस की वैल्यू हमेशा उस ऑब्जेक्ट को ही पॉइंट करेगी। लेकिन ये कंडीशन एक जगह पे आके फेल होती है। वो कंडीशन है अगर मैं यहाँ पर एक कॉल बैक फंक्शन क्रिएट करूँ। कॉल बैक फंक्शन हम लोग कैसे क्रिएट कर सकते हैं, मैं पहले नीचे का सारा कोड हटा देता हूँ ताकि हमारा कोड सिंपल रहे। इस ऑब्जेक्ट के अंदर में मैं एक एरे बना लेता हूँ जिसका नाम मैं रखता हूँ ARR, और ये एरे ऑफ स्ट्रिंग में इसको बना लेता हूँ A B एंड कॉमा C। तो ये हमारा हो गया एक एरे, और इस एरे के अंदर मैं, क्योंकि ये एक एरे है, आपको पता होगा एरे के ऊपर हम लोग मैप मेथड और फॉर ईच मेथड लगा सकते हैं। तो मैं सबसे पहले इस एरे को दिस के थ्रू एक्सेस करता हूँ, क्योंकि हमने देखा था दिस के पास एक्सेसिबिलिटी होती है इस पूरे ऑब्जेक्ट की, यानी कि दिस के पास ये पूरा ऑब्जेक्ट है। मैं दिस को बोल सकता हूँ कि मुझे एरे ला कर दो, तो मैंने लिखा दिस डॉट एरे, यानी कि ये वाली चीज़ हमको अब इस दिस डॉट एरे के थ्रू एक्सेस हो गई है। ये पूरा एरे हमारा यहाँ पे आ रहा है, और इसके ऊपर मैं लगा सकता हूँ फॉर ईच। फॉर ईच हर एक बार लूप चलाता है, इटरेट करता है हमारे पूरे एरे को, और वो एक
कॉल बैक फंक्शन के थ्रू हमको मिलता है। तो हम लोगों को पता ही है, एक फॉर ईच लूप के अंदर हम लोगों को एक फंक्शन पास करना होता है जो बेसिकली एक कॉल बैक फंक्शन होता है। इस कॉल बैक फंक्शन के अंदर अगर मैं console.log लिखूं और मैं यहाँ पर लिखूं दिस, तो इस कंडीशन में क्या होगा, हम लोग जाते हैं हमारे ब्राउज़र में और इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ। ओके, मैंने यहाँ पे कॉल नहीं किया है, मैं लिखता हूँ a.function1 और इसको कॉल करते हैं, सेव करते हैं। और आप यहाँ देख सकते हो कि यहाँ पर जो पहला लूप हमारा चला है, इस वाले कंसोल की वजह से हम लोगों को ये वैल्यू मिल रही है। इसको अभी के लिए मैं हटा देता हूँ 1 सेकंड के लिए। अब देखिएगा यहाँ पर हमको 3 लूप चले, क्योंकि हमारे एरे के अंदर 3 वैल्यूज़ हैं, 3 लूप चले, लेकिन तीनों बार हमको विंडो ऑब्जेक्ट मिला है। विंडो ऑब्जेक्ट क्यों मिला है हम लोगों को? हम लोगों ने तो अभी तक ये देखा था कि अगर किसी ऑब्जेक्ट के अंदर कोई फंक्शन है जिसको हम लोग बोलते हैं मेथड, अगर उस मेथड के अंदर दिस को यूज़ कर रहे हैं तो हमको ये दिस कीवर्ड इसी ऑब्जेक्ट को रिटर्न करता है, राइट। लेकिन इस केस में क्या हो रहा है, ये एक स्पेशल केस है। इस केस में हम लोग दिस को कंसोल लॉग करा रहे हैं एक कॉल बैक फंक्शन के अंदर, जो कि हमारा ये फॉर ईच का एक कॉल बैक फंक्शन है। आप इसको यहाँ से लेकर यहाँ तक देखिए, बस इतना पार्ट अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको ये चीज़ समझ में आएगी कि ये जो फंक्शन है हमारा, ये एक सेपरेट कॉल बैक फंक्शन है। इसको आप एक नॉर्मल फंक्शन के जैसा ट्रीट कर सकते हो। यानी कि हम लोग दिस को यहाँ से यहाँ तक कहीं पर भी यूज़ करें, हम लोगों को दिस की वैल्यू जो मिलेगी वो मिलेगी ये ऑब्जेक्ट ए। लेकिन अगर हम लोग किसी कॉल बैक फंक्शन के अंदर दिस को यूज़ करते हैं तो इस केस में कॉल बैक फंक्शन एक नॉर्मल फंक्शन के जैसे काम करता है और हमको दिस की वैल्यू मिलती है, वो है हमारी ग्लोबल या फिर विंडो ऑब्जेक्ट। इसको 1 मिनट के लिए सेव करते हैं और हम लोग जाके इस पेज को रिफ्रेश करते हैं। अब मैं क्या चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ मैं ए या हमारे जो एरे के अंदर जितनी भी वैल्यूज़ हैं उनको प्रिंट करूँ। प्रिंट करने के लिए आप सभी को पता होगा, फॉर ईच के अंदर हम लोग एक पैरामीटर पास करते हैं और इस पैरामीटर को जब हम लोग कंसोल कराएंगे तो ये बेसिकली हमको सारी जितनी भी वैल्यूज़ पे इटरेट हुआ है हमारा फॉर ईच लूप, वो वैल्यूज़ देगा। यानी कि मेरे पास ए, बी और सी तीनों कंसोल में प्रिंट हो गई हैं। अब मैं चाहता हूँ कि मैं हर इस ए के आगे हमारे ऑब्जेक्ट का जो नेम है वो शो करूँ, यानी A:A, A:B, कैपिटल A, C। यानी कि मुझे ये नाम यहाँ पर इस डेटा के साथ प्रिंट करना है। तो जैसा हमने अभी देखा, दिस क्योंकि इस केस में एक ग्लोबल ऑब्जेक्ट को पॉइंट कर रहा है, अगर मैं यहाँ पर लिखूँगा दिस डॉट नेम कॉमा डेटा, तो इस कंडीशन में हमारा जो डेटा है हमको नहीं मिल रहा है, या फिर हम लोग बोल सकते हैं कि हमारा जो नेम है वो हमको इस दिस के अंदर एक्सेसिबल नहीं है, क्योंकि ग्लोबल ऑब्जेक्ट के अंदर हमारा नेम प्रॉपर्टी अवेलेबल नहीं है। हमारी नेम प्रॉपर्टी इस ए नाम के ऑब्जेक्ट के अंदर अवेलेबल है। इसलिए इस कंडीशन को ओवरकम करने के लिए, एक तरीके का इश्यू है ये, इस इश्यू को ओवरकम करने के लिए हमारे पास कई तरीके के सॉल्यूशन अवेलेबल हैं। इसमें से जो पहला सॉल्यूशन हम लोगों को मिलता है वो बहुत सिंपल सा सॉल्यूशन है। हम लोग यहाँ पर एक वेरिएबल क्रिएट कर सकते हैं और इस वेरिएबल को नाम दे सकते हैं सेल्फ, और इस सेल्फ की वैल्यू होगी दिस। यानी कि क्योंकि हम लोगों ने देखा है दिस की वैल्यू इस पॉइंट तक हमारे ऑब्जेक्ट ए को रेफर कर रही है, क्योंकि ये एक फॉर ईच लूप का कॉल बैक फंक्शन नहीं है, इसलिए अभी जो सेल्फ की वैल्यू है वो है हमारा ऑब्जेक्ट ए। इसको मैंने वेरिएबल सेल्फ में डाल दिया है और यहाँ पर दिस को यूज़ करने की बदली अगर मैं लिखूँ सेल्फ डॉट ए और इस कोड को सेव करूँ तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हम लोगों को मिल रहा है सेल्फ, और सेल्फ के अंदर से हम लोगों को मिल रहा है नेम। तो हर एक एरे के आगे ऑब्जेक्ट की नेम की प्रॉपर्टी हम लोगों को शो हो रही है। ये हमारा पहला सॉल्यूशन है। इसी को अगर हम लोगों को एक बेटर तरीके से इसका सॉल्यूशन देखना है तो कॉल बैक फंक्शन हम लोगों को एक सेकंड आर्ग्यूमेंट पास करने का ऑप्शन देता है। ये सेकंड आर्ग्यूमेंट आप देख सकते हैं यहाँ पे लिख रहा है दिस आर्ग्यूमेंट। ये बेसिकली जो आर्ग्यूमेंट होता है ये हमारा दिस को बाइंड करने के काम आता है। अगर मैं यहाँ पे लिखूँगा दिस तो इसका मतलब ये होगा कि ये जो ऑब्जेक्ट है, ये जो ऑब्जेक्ट के अंदर हम लोगों ने एक मेथड क्रिएट किया है, इस मेथड में जो दिस की वैल्यू है बेसिकली ए ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट हमारे इस वाले दिस या जो कॉल बैक फंक्शन के दिस की वैल्यू ग्लोबल ऑब्जेक्ट की वैल्यू थी उससे रिप्लेस हो जाएगी। यानी इस कंडीशन में हमारा जो दिस था अब वो ग्लोबल ऑब्जेक्ट को पॉइंट ना करके इस ऑब्जेक्ट को पॉइंट करना शुरू कर देगा। और आप देख सकते हो जो हमारा आउटपुट है अभी भी वो सेम आया है, क्योंकि दिस ने अपनी वैल्यू इनहेरिट कर ली है हमारे इस ऑब्जेक्ट के मेथड के दिस की वैल्यू से।
आई होप ये आपको क्लियर हुआ। अगर आपको कन्फ्यूजन है तो एक बार और हम लोग रिपीट कर लेते हैं। अभी तक हमने क्या देखा, हम लोगों ने देखा एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करने पे अगर हम उसके अंदर फंक्शन क्रिएट करते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं मेथड, उस मेथड के अंदर हमारी दिस की वैल्यू रेफर करती है उसी ऑब्जेक्ट को। लेकिन अगर हम लोग कभी कोई एक कॉल बैक फंक्शन यूज़ करें तो वो कॉल बैक फंक्शन ट्रीट होता है एज एन इंडिविजुअल फंक्शन, और जो कि हमने यहाँ पर देखा ही था, इंडिविजुअल फंक्शन के अंदर हमारा दिस जो है वो ग्लोबल ऑब्जेक्ट को हमेशा पॉइंट करता है। तो इस कंडीशन में अगर हम लोगों को हमारे ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज़ को एक्सेस करना हुआ तब हम लोग कैसे करेंगे। इस कंडीशन को सॉल्व करने के लिए हमने दो तरीके देखे हैं। सबसे पहला तो हम लोग एक वेरिएबल बना सकते हैं सेल्फ, और उसको हम लोग असाइन कर सकते हैं दिस की वैल्यू, और उस सेल्फ को हम लोग कॉल बैक फंक्शन के अंदर यूज़ कर सकते हैं। या फिर हमने दूसरा तरीका देखा, हमारे को जो कॉल बैक फंक्शन है वो एक सेकंड प्रॉपर्टी पास करने का ऑप्शन देता है। इस सेकंड प्रॉपर्टी के अंदर अगर आप दिस पास करते हो तो इसका मतलब है कि दिस की जो वैल्यू है अब बाइंड हो गई है, इनहेरिट हो गई है फ्रॉम हमारे मेथड की दिस की वैल्यू से। तो आई होप ये चीज़ें आपको क्लियर होंगी। इन दोनों एग्जाम्पल से हमको सेम आउटपुट मिल रहा है, हमारा एरे की वैल्यू, और उसके आगे हम लोगों को मिल रही है हमारे ऑब्जेक्ट का नेम। तो दोनों ही कंडीशंस हम लोगों के पास हैं, लेकिन दोनों ही कंडीशंस अप टू द मार्क नहीं है। यानी कि हम लोग दोनों ही सिचुएशंस को यूज़ तो कर सकते हैं, लेकिन ये कोड ऑप्टिमाइज नहीं है, क्योंकि हर कॉल बैक फंक्शन आपको एक सेकंड आर्ग्यूमेंट पास करने का अलाउंस नहीं देता। इस केस में हमको यहाँ पे एक सेकंड आर्ग्यूमेंट पास करने के लिए मिल रहा है, लेकिन हम लोगों को ज़रूरी नहीं है हर फंक्शन या हर कॉल बैक फंक्शन एक सेकंड आर्ग्यूमेंट पास करने दे। तो इस सिचुएशन से डील करने का बेस्ट तरीका क्या है? बेस्ट तरीका है आप लोग हमेशा जब भी एक कॉल बैक फंक्शन क्रिएट करें तो उसको एक नॉर्मल फंक्शन ना क्रिएट करके एक एरो फंक्शन क्रिएट करें। तो इसका क्या मतलब हुआ, मैं यहाँ से इस फंक्शन कीवर्ड को हटाता हूँ और यहाँ पे लगाता हूँ एक फैट एरो, और हमारे इस फंक्शन को, इस कॉल बैक फंक्शन को मैंने एक एरो फंक्शन में कन्वर्ट कर दिया है। अब इसको सेव करते हैं कोड को, और अब आप यहाँ पर देख सकते हो मैंने रिफ्रेश भी कर लिया, लेकिन आउटपुट सेम है। हम लोगों के दिस के पास एक्सेसिबिलिटी है हमारी नेम की। अगर मैं कंसोल लॉग करूं केवल दिस को, console.log दिस, तो इस केस में हमारे पास जो दिस है वो रेफर कर रहा है हमारे सेम ऑब्जेक्ट को। जबकि हम लोग अगर यहाँ पर एक फंक्शन, नॉर्मल फंक्शन यूज़ करें तो हमारा जो दिस कीवर्ड होगा वो पॉइंट करेगा ग्लोबल ऑब्जेक्ट को। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि जो एरो फंक्शन है, एरो फंक्शन दिस की वैल्यू को इनहेरिट करता है फ्रॉम इट्स पेरेंट। यानी कि दिस की वैल्यू को हमारे ऑब्जेक्ट ने, हमारे फैट एरो ने हमारे मेथड से, हमारे यहाँ पर मैं लिख देता हूँ दिस, और इसकी वैल्यू मैं लिख देता हूँ हमारा ए ऑब्जेक्ट। ओके, तो यहाँ पे जो दिस की वैल्यू थी उससे हमारे एरो फंक्शन ने अपनी वैल्यू इनहेरिट कर ली फ्रॉम इट्स पेरेंट, और इसी वजह से हम लोगों को दिस के अंदर जो वैल्यू दिख रही है वो मिल रही है हमारी, जो हमारा ऑब्जेक्ट है। तो ये बेस्ट तरीका है इस तरीके की सिचुएशन से डील करने का। अगर आपको किसी मेथड के अंदर एक कॉल बैक फंक्शन यूज़ करना है और उस कॉल बैक फंक्शन के अंदर आप चाहते हो दिस के थ्रू आप ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी एक्सेस करो, तो बेस्ट वे इज़ टू यूज़ एरो फंक्शन। लेकिन इसी के साथ हमारे पास दो और ऑप्शन है जो मैंने आपको दिखा दिया। एक सेल्फ ऑब्जेक्ट यूज़ करना, सेल्फ एक वेरिएबल क्रिएट करके उसको यूज़ करना, या फिर एक सेकंड आर्ग्यूमेंट आप पास कर सकते हो जो आर्ग्यूमेंट हमारी दिस की वैल्यू को हमारे पेरेंट की दिस की वैल्यू से बाइंड कर देगा। तो आई होप आपको यहाँ तक चीज़ें समझ में आई होंगी। अब मैं एक चीज़ आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या होगा अगर हम लोग ऑब्जेक्ट क्रिएट करें, लेकिन ऑब्जेक्ट लिटरल को यूज़ करके हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करने की बदली हम लोगों ने जो एक और ऑप्शन देखा था ऑब्जेक्ट क्रिएट करने का, एक और तरीका हम लोगों ने पिछले वीडियोस में देखा था, वो था हमारा ऑब्जेक्ट क्रिएशन यूजिंग कंस्ट्रक्टर फंक्शन। तो अगर हम लोग कंस्ट्रक्टर फंक्शन को यूज़ करके ऑब्जेक्ट क्रिएट करें, उस केस में दिस किस तरीके से काम करेगा। तो आइए हम लोग इसको देखते हैं। इस कंडीशन में क्या होगा, मैं यहाँ पर एक कमेंट लिख देता हूँ, कंस्ट्रक्टर फंक्शन। तो हम लोग सबसे पहले तो एक कंस्ट्रक्टर क्रिएट कर लेते हैं। मैं इसका नाम दे देता हूँ कंस्ट्रक्टर ऑब्जेक्ट। कंस्ट्रक्टर के थ्रू ऑब्जेक्ट क्रिएट करना हम लोगों ने पिछले वीडियोस में देखा था, एंड अगर आप लोगों ने वो वीडियोस नहीं चेक करें तो उनको ज़रूर एक बार चेकआउट करिएगा। इसके अंदर हम लोग जब भी एक कंस्ट्रक्टर फंक्शन के थ्रू एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं तो हम लोग लिखते हैं दिस डॉट, हमारी जो प्रॉपर्टी हम लोगों को सेट करनी है वो। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ दिस डॉट नेम, यानी कि हमारा जो ऑब्जेक्ट हम लोग क्रिएट करेंगे न्यू कीवर्ड को यूज़ करके, उसके अंदर जो प्रॉपर्टीज़ होंगी वो सारी प्रॉपर्टीज़ हम लोग सेट करते हैं यूजिंग दिस। पहले मैं एक प्रॉपर्टी सेट कर लेता हूँ, इसका नाम हो जाएगा मेरा, इसका नाम मैं देता हूँ कंस्ट्रक्टर ऑब्जेक्ट 1, और इसकी जो दूसरी प्रॉपर्टी होगी इसको मैं एक फंक्शन बना देता हूँ,
फंक्शन इज इक्वल्स टू अ फंक्शन एंड इनसाइड ऑफ दिस हम लोग क्या करते हैं, हम लोग console.log करा के देखते हैं हमारे console.log दिस। अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं हमारे का एक ऑब्जेक्ट को क्रिएट करता हूँ यूजिंग कंस्ट्रक्टर ऑब्जेक्ट। कंस्ट्रक्टर ऑब्जेक्ट बेसिकली एक कंस्ट्रक्टर है जो हेल्प करता है हमको ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के लिए। तो यहाँ पे बेसिकली मैं ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहा हूँ, इसका नाम मैं देता हूँ obj1 एंड इक्वल्स टू न्यू कीवर्ड यूज़ करके हम लोग एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं। और ये लाइन ऑफ कोड से क्या होगा, यहाँ से न्यू क्या करेगा, एक एम्प्टी ऑब्जेक्ट इनिशियलाइज करेगा और उस एम्प्टी ऑब्जेक्ट के अंदर हमारे दिस को पॉइंट करना स्टार्ट कर देगा। यानी कि जो दिस है हमारा दिस कीवर्ड इस ऑब्जेक्ट को पॉइंट करना स्टार्ट कर देगा और यूजिंग दिस कीवर्ड हम लोगों ने प्रॉपर्टी सेट करी है। तो ये सब तो ठीक है, लेकिन हमारा दिस की जो वैल्यू होगी अगर किसी फंक्शन किसी मेथड के अंदर हम लोग अगर दिस की वैल्यू को कंसोल लॉग करते हैं तब उस केस में क्या आता है, हम लोग ब्राउज़र पे जाते हैं, इसको रिफ्रेश करता हूँ, अभी कुछ भी नहीं दिख रहा है। अब मैं यहाँ पर एक बार वापस से इसको एक बार चेक कर लेता हूँ। मैंने ऑब्जेक्ट बना लिया लेकिन ऑब्जेक्ट को कॉल नहीं किया, इसलिए ऑब्जेक्ट डॉट फंक्शन 1 को कॉल किया और आप यहाँ देख सकते हो कि जो ऑब्जेक्ट है वो पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट मुझे मिल रहा है। मैं यहाँ पर थोड़ा सा एक स्ट्रिंग लिख देता हूँ दिस, ताकि ये क्लियर हो सके कि जो वैल्यू हम देख रहे हैं वो दिस की वैल्यू। तो आप देख सकते हो दिस की जो वैल्यू है बेसिकली वो एक कंस्ट्रक्टर ऑब्जेक्ट के थ्रू क्रिएट करा हुआ एक ऑब्जेक्ट ही है। यानी कि अगर हम कंस्ट्रक्टर फंक्शन के अंदर दिस कीवर्ड यूज़ कर रहे हैं तो इस कंडीशन में भी इवन तो हम लोग कंस्ट्रक्टर के थ्रू एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं लेकिन ऑब्जेक्ट के अंदर एक मैथड है और उस मैथड के अंदर दिस की वैल्यू पॉइंट कर रही है उसी ऑब्जेक्ट को, यानी ये कंडीशन इस केस में भी होल्ड करती है। और जो हम लोगों ने पहले ही देख रखा था कि दिस की वैल्यू किसी भी मेथड के अंदर उसी ऑब्जेक्ट को रेफ़र करती है। बस एक स्पेशल केसेस में होता है, अगर हम लोग इस फंक्शन के अंदर इस मेथड के अंदर अगर एक कॉल बैक फंक्शन यूज़ करें तो उस केस में हमारे कॉल बैक फंक्शन को एक सेपरेट फंक्शन की जैसे ट्रीट करेगा हमारा जावास्क्रिप्ट, और उस केस में हमारी जो वैल्यू होगी दिस की वो ग्लोबल ऑब्जेक्ट को रेफ़र करेगी। बट इस कंडीशन में भी हम लोगों ने देख लिया कंस्ट्रक्टर मेथड के थ्रू भी अगर हम ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं तब भी अगर मेथड के अंदर दिस यूज़ कर रहे हो आप तो दिस की वैल्यू उसी ऑब्जेक्ट को रेफर करेगी। ओके, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि हमारा W3 स्कूल हम लोगों को क्या क्या चीज़ें बोल रहा है। पहली लाइन हम लोगों ने समझ ली है, अगर हम लोग किसी ऑब्जेक्ट के मेथड के अंदर हैं तो उस कंडीशन में दिस रेफर करेगा उसी ऑब्जेक्ट को, ये हम लोगों ने देख लिया। दूसरा अलोन, अगर हम लोग दिस कीवर्ड को अकेले बिना किसी मेथड के या फिर अगर हम लोग डायरेक्टली कंसोल पे भी दिस की वैल्यू को प्रिंट करते हैं तब इस केस में भी हमारा जो दिस होगा वो ग्लोबल ऑब्जेक्ट को पॉइंट करेगा। वही यहाँ पे भी लिखा हुआ है, तो वही यहाँ पर भी लिखा हुआ है अलोन दिस रेफर करेगा हमारे ग्लोबल ऑब्जेक्ट को। अगर एक फंक्शन के अंदर हम लोग दिस को यूज़ करते हैं तो उस केस में भी हमारा जो दिस कीवर्ड है वो ग्लोबल ऑब्जेक्ट को ही रेफर करेगा। ये भी हम लोगों ने अभी जस्ट करके देखा है। तीसरा और माफ़ करना चौथा जो एग्जांपल है वो है एक फंक्शन अगर स्ट्रिक्ट मोड के अंदर चल रहा है उस कंडीशन में दिस अनडिफाइंड होगा। स्ट्रिक्ट मोड के ऊपर हम लोग अलग से एक वीडियो बनाएंगे, लेकिन अभी आप समझ लो स्ट्रिक्ट मोड अगर हमको यूज़ करना है तो हम लोगों को सबसे टॉप में हमारे जावास्क्रिप्ट के कोड में लिखना होता है यूज़ और स्पेस करके स्ट्रिक्ट। इस केस में क्या होता है, हमारी जो होस्टिंग होती है जावास्क्रिप्ट की वो डिसेबल हो जाती है और हमारा जो कोड है बेसिकली वो एक स्ट्रिक्ट मोड में चल रहा होता है। अब इस केस में क्या होगा, अगर मैं एक फंक्शन क्रिएट करूं, इसका नाम मैं दे देता हूं फंक्शन फन, और इस फन फंक्शन के अंदर मैं अगर कंसोल डॉट लॉग लगाऊं और इसके अंदर मैं लिखूं दिस और इस फंक्शन को मैं कॉल करूं फंक्शन 0 नहीं, तो यहाँ पे हम लोगों को क्या मिल रहा है अनडिफाइंड। तो ये कंडीशन यूज स्ट्रिक्ट मोड लगाने के बाद है, यानी स्ट्रिक्ट मोड के अंदर अगर हम लोग किसी फंक्शन के अंदर दिस यूज़ कर रहे हैं और वो जो पूरा जावास्क्रिप्ट है वो अगर स्ट्रिक्ट मोड के अंदर है तो उस कंडीशन में हमको जो दिस की वैल्यू मिलती है वो मिलती है अनडिफाइंड। तो ये था यहाँ पे पॉइंट नंबर 4। अब पॉइंट नंबर 5 क्या बोल रहा है, एक इवेंट अगर हम लोग किसी इवेंट के ऊपर दिस को यूज़ करें, इन एन इवेंट दिस रेफर टू द एलिमेंट दैट रिसीव द इवेंट। तो इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब समझने के लिए हम लोगों को HTML में सबसे पहले एक बटन में क्रिएट करता हूँ। इस बटन के अंदर पहले तो मैं लिख लेता हूँ उसको क्लिक मी, और इसके अंदर मैं एक ऑन क्लिक लिसनर लगा देता हूँ ऑन क्लिक। अब ऑन क्लिक क्या होता है, एक इवेंट होता है, जैसे इस बटन पे मैं क्लिक करूँगा ये इवेंट फायर होगा। अब इस केस में अगर मैं यूज़ करूँ दिस, इस केस में अगर मैं करूँ दिस डॉट, मैं लिख देता हूँ स्टाइल, मुझे चेंज करना है डॉट डिस्प्ले प्रॉपर्टी चेंज करनी है इक्वल टू, मुझे इसका डिस्प्ले करना है नन।
सेव करा और यहाँ पर जाकर मैं अगर रिफ्रेश करूँ, ओके, इसको मैं जैसे ही क्लिक करूँगा आप देख सकते हो जो हमारा बटन था वो गायब हो गया। तो ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि इस केस में जो दिस की वैल्यू है वो बेसिकली इस बटन को पॉइंट कर रही है, यानी कि जैसा यहाँ पे डेफिनेशन में लिखा है, जब भी हम लोग इवेंट के अंदर में दिस को यूज़ करते हैं तो उस केस में जो एलिमेंट रिसीव कर रहा है इवेंट को, क्योंकि हमारे पास एक बटन था, बटन के केस में एक बटन इवेंट को रिसीव कर रहा होता है, तो हमारा जो दिस है बेसिकली इस बटन को यानी खुद को जो है वो रेफर कर रहा था। इसीलिए जैसे ही मैंने दिस डॉट स्टाइल डिस्प्ले इक्वल टू नन किया तो इस बटन का, अगर मैं एलिमेंट पे जाऊँ, इस बटन के एलिमेंट को पहले चेक करते हैं इसमें क्या CSS लगी हुई है, और अभी इसके अंदर कोई CSS नहीं है। जैसे ही मैंने क्लिक किया तो आप देख सकते हो इस बटन के ऊपर डिस्प्ले नन की जो CSS थी वो अप्लाई हो गई है, यानी दिस ने इस बटन को रेफर करना शुरू कर दिया था। तो ये थी हमारी पॉइंट नंबर 5 जो W3 स्कूल बोलता है। लास्ट में ये क्या बोल रहा है, methods like call, apply and bind can refer this to an object। अब इसको समझने के लिए हम लोग थोड़ा सा हमारे कोड में जाते हैं और जावास्क्रिप्ट में अब तक हम लोगों ने जो चीज़ की है इसको हटा देते हैं। इसका मतलब क्या है, हाँ, यहाँ पे सबसे पहले समझने की कोशिश करते हैं कॉल क्या होता है, अप्लाई क्या होता है और बाइंड क्या होता है। फंक्शन को जब भी हम क्रिएट करते हैं तो एक मान लो मैं फंक्शन क्रिएट करता हूँ fun, और इस फंक्शन के अंदर अभी के लिए हम लोग सिंपल सा एक कंसोल लॉग लगा देते हैं, console.log, और इसमें मैं लिख देता हूँ दिस इज़ अ फंक्शन एंड फंक्शन को मैं कॉल कराता हूँ। तो नॉर्मल कॉल कराने का तरीका होता है फंक्शन नेम और उसके आगे हम लोग लिखते हैं पैरेंथेसिस। ये हमारा बेसिक कॉल कराने का तरीका होता है। जैसे ही मैं इसको हमारे कंसोल में चेक करूँगा, आपको दिख रहा है यहाँ पे दिस इज़ अ फंक्शन। रिफ्रेश करते हैं, इस बटन को सबसे पहले मैं हटा देता हूँ, इट इज़ नॉट लुकिंग रियली नाइस, इसको हटा दिया और हम लोग देख सकते हैं कि हमारे जो फंक्शन है कॉल हो गया। लेकिन जावास्क्रिप्ट हमको एक और तरीका, बेसिकली एक नहीं दो और तरीके प्रोवाइड कराता है जिसके थ्रू आप एक फंक्शन को कॉल कर सकते हो। तो पहला तरीका है हमारा यूजिंग कॉल मेथड। ये बाय डिफ़ॉल्ट जावास्क्रिप्ट हमको प्रोवाइड कराता है। मैं हमारे फंक्शन को ऐसे कॉल कर सकता हूँ, मैं हमारे फंक्शन को फन लिख के डॉट कॉल लगा कर भी कॉल कर सकता हूँ, और जैसे ही मैं ये करूँगा हमको यहाँ पर कुछ चेंज नहीं दिख रहा है। यहाँ पर भी हमारा फंक्शन जो था फन वो कॉल हो गया है, बट इन दिस केस हमने डायरेक्टली कॉल करने की बदली, यानी कि एक लिटरल आप इसको बोल सकते हो, वो यूज़ करने की बदली हमने एक फंक्शन यूज़ किया है कॉल। एक और तरीका है फंक्शन को कॉल करने का, वो है हमारा डॉट अप्लाई, और डॉट अप्लाई भी सेम तरीके से हमारे फंक्शन को कॉल करता है। सबसे पहले मैं इसको हटाता हूँ ताकि आपको क्लियर दिखे। यहाँ पर अभी देखिए कुछ नहीं है, जैसे ही मैंने डॉलर अप्लाई लिखा तो आप देख सकते हो हमारा फंक्शन जो है वो कॉल हो गया है। इन तीनों ही कंडीशन में हमारा जो आउटपुट है वो नॉर्मली सेम दिख रहा है आपको, लेकिन जैसा कि W3 स्कूल की डेफिनेशन बोल रही है, कॉल, अप्लाई एंड बाइंड, ये क्या करते हैं, ये दिस को रेफ़र करते हैं, और इस केस में हमारा जो दिस है वो किसी भी ऑब्जेक्ट को रेफ़र कर सकता है। इसका क्या मतलब हुआ, मैं सबसे पहले यहाँ पे ये कहता हूँ, इसको हटाता हूँ और मैं यहाँ पे दिस की वैल्यू को प्रिंट कराता हूँ। अभी आप सबको पता है अगर मैं नॉर्मली इस फंक्शन को कॉल करूँगा तो हमको मिलेगा एक ग्लोबल ऑब्जेक्ट, क्योंकि एक फंक्शन के अंदर जब हम दिस को कॉल कराते हैं तब हमको मिलता है ग्लोबल ऑब्जेक्ट। अगर मैं इसको यूजिंग डॉट कॉल हमारा जो फंक्शन है उसके थ्रू कॉल कराऊँ तब भी हमको मिल रहा है ग्लोबल ऑब्जेक्ट। रिफ्रेश कर लिया तब भी हमको मिल रहा है ग्लोबल ऑब्जेक्ट। लेकिन डॉट कॉल हमको क्या प्रोवाइड करता है, एक स्पेशल एबिलिटी प्रोवाइड करता है। कॉल का जो पहला आर्ग्यूमेंट है, इस पहले आर्ग्यूमेंट के अंदर आप एक ऑब्जेक्ट पास कर सकते हो। मान लेते हैं अभी के लिए हमारा ये ऑब्जेक्ट है टेस्ट ऑब्जेक्ट, एक सिंपल सा ऑब्जेक्ट बनाया है जिसके एक अंदर एक प्रॉपर्टी है ए, या इसका नाम देता हूँ NAME नेम, और इसका नाम है नेम ABC। ठीक है, ये ऑब्जेक्ट मैंने पास कर दिया एज एन आर्ग्यूमेंट टू दिस फंक्शन, टू कॉल दिस फंक्शन। अब जब मैं हमारी दिस की वैल्यू को चेक कर रहा हूँ तो इसमें हम लोगों को मिल रहा है ABC। तो यहाँ पे एक बहुत बड़ा डिफरेंस आपको दिख रहा है कि पहले जब हम लोगों ने बिना आर्ग्यूमेंट पास करे दिस की वैल्यू को कंसोल किया था यूजिंग, जब हम डॉट कॉल के थ्रू हमारे फंक्शन को कॉल करते हैं तो हमारा जो दिस कीवर्ड है वो विंडो ऑब्जेक्ट को पॉइंट कर रहा होता है। लेकिन कॉल के अंदर हम लोगों को एक फंक्शनैलिटी मिलती है जो कि है बेसिकली है हमारा एक ऑब्जेक्ट पास करना एज एन आर्ग्यूमेंट। ये फंक्शनैलिटी हमको प्रोवाइड कराता है डॉट कॉल मेथड, और डॉट कॉल के अंदर जो ऑब्जेक्ट आप पास करते हो
वो ऑब्जेक्ट बेसिकली हमारा दिस जो है वो पॉइंट करना शुरू कर देता है। यानी इस केस में हम एक्सप्लिसिटली हमारे दिस को बता रहे हैं कि भैया और कुछ भी पॉइंट मत करो, अपना ग्लोबल ऑब्जेक्ट को पॉइंट करो, ना किसी और मेथड को पॉइंट करो, आप पॉइंट करो इस ऑब्जेक्ट को। सो दैट इज अबाउट कॉल। सिमिलर टू कॉल वी ऑल्सो हैव अप्लाई फंक्शन। तो अप्लाई क्या काम करता है? अप्लाई भी जिस तरीके से कॉल हमारे फंक्शन को कॉल करने का काम करता है, अप्लाई वर्क्स सेम। तो अगर मैं इस कोड को सेव करूं और जाके देखूं हमारे कंसोल में, सो वी आर गेटिंग विंडोज़। तो बेसिकली हमारा फंक्शन जो है फन वो कॉल कर दिया है अप्लाई ने, एंड इस केस में हमको विंडो मिल रहा है। यानी कि हमारा जो दिस है इस वक्त हमारे विंडो या ग्लोबल ऑब्जेक्ट को पॉइंट कर रहा है, रेफ़र कर रहा है। अब मैं जैसे मैंने कॉल में एक स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट, एक एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट पास किया था इन फर्स्ट आर्ग्यूमेंट, मैं यहाँ पर भी वही चीज़ कर सकता हूँ। मैं इसका नाम दे देता हूँ DEF, and now our this keyword will start referring this object. This could be a very complex object. अभी मैंने example में बहुत simple सा object बनाया, but this could be a very complex object that can have multiple properties and that can also have methods inside of it, an array inside of it, but the principle will remain the same. and अब मैं इसको जाकर अगर देखूँ, so we are getting an object। तो हमारा जो this है अब इस object को refer करना शुरू कर दिया है। तो नाउ यू कैन आस्क व्हाट इज़ द बेसिक डिफरेंस बिटवीन अप्लाई एंड कॉल। तो अप्लाई एंड कॉल में जो बेसिक डिफरेंस होता है वो होता है आर्ग्यूमेंट पास करने का। जहाँ पे हम लोग कॉल में फॉर एग्जांपल अगर हमारा फंक्शन किसी टाइप का एक आर्ग्यूमेंट रिसीव कर रहा होता है, फॉर एग्जांपल डेटा, मैं इस डेटा को कंसोल लॉग भी करा लेता हूँ, console.log डेटा। एंड अब मैं इस फंक्शन को जब कॉल कर रहा हूँ यूजिंग .call मेथड, तो पहला जो आर्ग्यूमेंट होगा वो तो हमारा होगा ऑब्जेक्ट जो हमारे दिस को बताएगा कि इस ऑब्जेक्ट को रेफर करो, इस ऑब्जेक्ट को पॉइंट करो। तो हमारा जो पहला आर्ग्यूमेंट है वो तो हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। सेकंड जो आर्ग्यूमेंट होगा वो बेसिकली हमारा इस फंक्शन का आर्ग्यूमेंट होगा। अगर मैं यहाँ डालूँ 1 2 3, इस वाली लाइन को भी के लिए कमेंट कर देते हैं, तो 1 2 3 बेसिकली हमारा जो है वो आर्ग्यूमेंट हो गया, डेटा की वैल्यू 1 2 3 हो गई और यहाँ पे कंसोल हो गई। बट अगर आपको ये सेम चीज़ डॉट अप्लाई के थ्रू पास करना है तो हम लोगों को यहाँ पे एक एरे पास करना होता है 4 5 6, एंड देन आवर फंक्शन वर्क सेम। तो यानी कि जो बेसिक डिफरेंस है वो केवल आर्ग्यूमेंट पासिंग का है, जहाँ पे हम लोग कॉल में डायरेक्टली आर्ग्यूमेंट कॉमा सेपरेट ऐसे करके कितने भी आर्ग्यूमेंट पास कर सकते हैं, डेटा 1 कॉमा डेटा 2। वहीं पे हम लोग अगर अप्लाई यूज़ करें तो अप्लाई के अंदर हम लोगों को एरे के अंदर हमारे आर्ग्यूमेंट्स जो हैं फंक्शन के वो पास करने होते हैं। दैट्स अ बेसिक डिफरेंस। अब एक और हमारे पास में टर्म है जो कि है बाइंड। तो ये जो बाइंड मेथड है ये क्या करता है? बाइंड मेथड भी इसी तरीके से काम करता है। अगर मैं लिखूँ fun.bind और बाइंड मैं कर दूँ, बाइंड को कॉल करने के बाद हमको पहला जो आर्ग्यूमेंट है अगेन इट इज़ ऑब्जेक्ट। ये ऑब्जेक्ट बेसिकली हमारे दिस को बोलेगा कि इस ऑब्जेक्ट को रेफ़र करो। इसका नाम मैं दे देता हूँ बाइंड, एंड ये दोनों आर्ग्यूमेंट अभी के लिए मैं हटा देता हूँ और ये कंसोल लॉग भी यहाँ से हटा देते हैं। बट इसको सेव किया, हम लोग गए हमारे डॉक्यूमेंट पे, यू कैन सी कंसोल में कुछ नहीं दिख रहा। तो जैसे हमारे कॉल और अप्लाई हमारे फंक्शन को कॉल कर देते हैं, हमारा बाइंड फंक्शन को कॉल नहीं करके एक नया फंक्शन रिटर्न करता है। तो उसको हम लोग एक कांस्टेंट में होल्ड कर सकते हैं, const न्यू फंक्शन इज इक्वल्स टू हमारा फंक्शन डॉट बाइंड। अब मैं इस न्यू फंक्शन को नॉर्मली हमारे जैसे फंक्शन को कॉल करते हैं वैसे यूज़ कर सकता हूँ। नाउ आई कैन सी अवर दिस इज स्टार्टेड पॉइंटिंग दिस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट विच यू हैव पास्ड इनसाइड ऑफ आवर बाइंड मेथड। तो इस तरीके से हम लोग दिस की वैल्यूज़ को, डिफरेंट वैल्यूज़ को डिफरेंट ऑब्जेक्ट के थ्रू बाइंड कर सकते हैं, आइदर बाय यूजिंग कॉल और बाय अप्लाई और बाय बाइंड। So that's it in this video. Before I end this video, there is a special note जो कि W3 स्कूल में मेंशन किया है, दिस इज़ नॉट अ वेरिएबल, एज वी ऑल नो इट्स अ कीवर्ड। तो हम लोग दिस की वैल्यू कभी चेंज नहीं कर सकते। डैट मीन्स हम लोग कभी भी इस टाइप से दिस की वैल्यू स्पेसिफाई नहीं कर सकते दैट दिस इज इक्वल्स टू 4 5 6। ये काम नहीं करेगा बिकॉज दिस इज़ नॉट अ वेरिएबल, दिस इज़ अ कीवर्ड। आई होप आपको दिस के बारे में एक बेटर आइडिया लगा होगा, एंड नाउ यू कैन अंडरस्टैंड थिंग्स बेटर। दिस को अब आप जहाँ पर भी पढ़ोगे यू कैन रिलेट pretty good. I hope this video is helpful. Thank you so much for watching this video. Have a great